डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले आप देखें तो कहा जा रहा है वी शोड इन द प्रीवियस सेक्शन दैट द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर पावर n हैज़ n वेक्टर्स and hence that the standard basis for r cube has 3 vectors, the standard basis for r power 2 has 2 vectors, and the standard basis for r power 1 which is equal to r has 1 vector. तो लास्ट लेक्चर में जब हमने बेसिस को डिस्कस किया उसके अंदर हमने देखा कि जो उसकी एग्जांपल थी उसमें हमने ये चीज़ शो की कि r पावर n जो वेक्टर स्पेस है उसके बेसिस वेक्टर में n वेक्टर्स मौजूद हैं। इसी तरह आर क्यूब जो वेक्टर स्पेस है उसके बेसिस वेक्टर 3 हैं, आर पावर 2 के बेसिस वेक्टर्स 2 हैं और आर पावर 1 के बेसिस वेक्टर्स में जस्ट 1 एलिमेंट है। सिंस वी थिंक ऑफ स्पेस एज 3 डायमेंशनल, a plane as 2 dimensional and a line as 1 dimensional, there seems to be a link between the number of vectors in a basis and the dimension of a vector space. तो हम 3 डायमेंशनल के केस को स्पेस जिस तरह कहते हैं, इसी तरह 2 डायमेंशनल प्लेन है, 1 डायमेंशनल रियल लाइन है। तो हमने जब देखा कि 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो थी उसके बेसिस वेक्टर में 3 एलिमेंट्स हैं, 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो कि प्लेन है उसके बेसिस वेक्टर 2 थे। तो हमें यहाँ से आइडिया होता है कि कुछ लिंक है वेक्टर स्पेस के बेसिस एलिमेंट्स और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के दरमियान। तो हम इसी चीज़ को अब आज के लेक्चर के अंदर एक्सप्लोर करेंगे कि क्या रिलेशन है, और बेसिस को देखते हुए हम फिर यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एक थ्योरम है जो कि हमें काफ़ी मदद देगा डायमेंशन को समझने के लिए। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है ऑल बेसिस फॉर अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव द सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बेसिस को पढ़ा था, तो ये थ्योरम कह रहा है कि अगर हमारी वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो तो उस वेक्टर स्पेस की जितने भी हमारे पास बेसिस वेक्टर्स के सेट होंगे हर एक के अंदर सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है और उसका एक सेट है जो उसकी बेसिस बना रहा है उसमें n एलिमेंट्स हैं तो दूसरा सेट जो है उसमें n+1 एलिमेंट्स हों। ऐसा नहीं होगा, बल्कि सब में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक और थ्योरम है जो हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा डायमेंशंस को स्टडी करते हुए। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है लेट कैपिटल V बी एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड लेट v1 v2 अप टू vn बी एनी बेसिस, then the first result is if a set in V has more than n vectors then it is linearly dependent। तो हमारे पास सबसे पहला रिज़ल्ट ये है कि अगर हमारी जो वेक्टर स्पेस V है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो और उसकी डायमेंशन n हो, तो हमारे पास बेसिस वेक्टर्स जो हैं उसमें n वेक्टर्स हों v1 v2 अप टू vn। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हमारे पास एक सेट होगा जो कि V का सबसेट हो वेक्टर स्पेस का और उसमें n से ज़्यादा वेक्टर्स हों, तो वो वेक्टर्स का सेट जो होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। लीनियरली डिपेंडेंट सेट को भी हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा रिजल्ट ये है कि इफ़ अ सेट इन कैपिटल V हैज़ fewer देन n वेक्टर्स देन इट डज़ नॉट स्पैन कैपिटल V, कि अगर हमारे पास V का ऐसा सबसेट हो जिसमें जो वेक्टर्स की तादाद है वो n से कम हो, तो ऐसा सबसेट V का वो पूरे V को स्पैन नहीं कर सकेगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है कि हम जो वेक्टर स्पेस का सबसेट है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को देखते हुए भी डायरेक्टली आइडिया लगा लेंगे कि क्या ये वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है या क्या ये लीनियरली
इंडिपेंडेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये रिज़ल्ट देखने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है डायमेंशन की डेफिनेशन। तो हम इसे देखते हैं। डायमेंशन की डेफिनेशन में कहा जा रहा है द डायमेंशन ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V इज़ डिनोटेड बाय dim of V and is defined to be the number of vectors in a basis for capital V। तो यहाँ से डायमेंशन की डेफिनेशन आ रही है कि अगर हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो कैपिटल V, तो उसकी डायमेंशन को हम यूजुअली शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं dim of V। और ये डायमेंशन डिफाइंड किस तरह है? ये डिफाइंड इस तरह है कि बेसिस वेक्टर्स जो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस की बेसिस बनाते हैं, उसमें जो वेक्टर्स की तादाद है वो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहलाती है। और हमने जो आज सबसे पहला थ्योरम देखा था उसमें हमने कहा था कि जो भी V के एक से ज़्यादा भी अगर बेसिस होंगी तो हर एक में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होंगे। तो वो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहलाते हैं। इसके बाद साथ कहा जा रहा है इन एडिशन द ज़ीरो वेक्टर स्पेस इज़ डिफाइंड टू हैव डायमेंशन ज़ीरो, कि हमारे पास जो ज़ीरो वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन ज़ीरो होती है। अब हम डायमेंशन की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस की डायमेंशंस किस तरह की हैं। इसमें हमारी फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें कहा जा रहा है डायमेंशंस ऑफ सम फेमिलियर वेक्टर स्पेसेस। इसमें हमारी फर्स्ट एग्जांपल है r पावर n। तो हम लास्ट लेक्चर्स में ये शो कर चुके हैं कि r पावर n जिसमें हर एलिमेंट के अंदर n टपल्स होते हैं, ये एक वेक्टर स्पेस है और इसकी डायमेंशन n है। क्यों? क्योंकि अगर आप लास्ट लेक्चर को देखें जिसमें हमने बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस को डिफ़ाइन किया था, तो वहाँ पे हमने r पावर n के लिए वेक्टर्स n वेक्टर्स की कलेक्शन से बेसिस बनाई थी, जिसमें वो स्टैंडर्ड बेसिस थी, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट था 1 0 0 0 अप टू सो ऑन n टपल्स। सेकंड एलिमेंट था 0 1 0 0 0 अप टू सो ऑन n टपल्स। और इसी तरह चलते चलते जो लास्ट nth एलिमेंट था वो था 0 0 0 अप टू सो ऑन 0 0 लास्ट में 1। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर था जिसने r पावर n के लिए बेसिस बनाई, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स थे n और वो ही r पावर n की डायमेंशन है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें वेक्टर स्पेस है पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n। तो ये जो वेक्टर स्पेस है इसकी डायमेंशन है n+1। तो ये भी हम लास्ट लेक्चर के अंदर इसकी बेसिस को डिस्कस कर चुके हैं। इसकी बेसिस में स्टैंडर्ड बेसिस जो हमारे पास थी उसमें एलिमेंट्स थे 1 x पावर 2 अप टू सो ऑन x पावर n। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बनते हैं n+1 जो कि मिलके Pn की बेसिस बनाते हैं। तो इसलिए Pn जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n है, ये एक वेक्टर स्पेस है और इसकी डायमेंशन n+1 है। इसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल है डायमेंशन ऑफ mn इज़ इक्वल टू m इंटू n। यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है वो है सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m/n। ये जो सेट है ये एक वेक्टर स्पेस है और इसकी जो डायमेंशन है उसमें हमें इसकी करस्पॉन्डिंग बेसिस वेक्टर्स को देखना होगा। आप जब इसके एक एलिमेंट को जनरली एज्यूम करें तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट एक मैट्रिक्स होगा जिसमें m इंटू n एंट्रीज़ होंगी। m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, तो टोटल एंट्रीज़ हमारे पास होंगी m इंटू n। तो जब हम इस वेक्टर स्पेस की बेसिस बनाएंगे तो उसमें हमें m इंटू n वेक्टर्स चाहिए जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हों और सारी वेक्टर स्पेस को जनरेट भी करें।
तो इसलिए जो इसकी स्टैंडर्ड बेसिस हैं उसमें हमारे पास m इंटू n एलिमेंट्स हैं जो कि सारी वेक्टर स्पेस को स्पैन करते हैं और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, इसलिए इस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है वो m इंटू n है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है डायमेंशन ऑफ स्पैन ऑफ कैपिटल S। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास स्पैन S किसकी इक्वल होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है इफ़ S इक्वल टू v1 v2 अप टू vr देन एवरी वेक्टर इन स्पैन ऑफ कैपिटल S इज एक्सप्रेसिबल एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन S। तो S जो है हमारे पास अगर उसके अंदर v1 v2 अप टू vr यानी r वेक्टर्स हों और हम क्या करें इन सारे r वेक्टर्स के ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस दें तो उससे जो हमारे पास स्पेस बनेगी वो स्पैन ऑफ S कहलाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये उस स्पेस का हर एलिमेंट एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल S एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो उस वेक्टर स्पेस को हम स्पैन ऑफ कैपिटल S कहते हैं। अब इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी उसके लिए अगर आप देखें तो अगर हमारे पास ये जो v1 से लेके vr तक सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हों तो फिर ये S बेसिस बन जाएगी किसके लिए, स्पैन ऑफ S के लिए। और स्पैन ऑफ S की फिर डायमेंशन किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल S, और कैपिटल S के अंदर एलिमेंट्स हैं R। सो स्पैन ऑफ S की डायमेंशन होगी R। आई होप यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम स्पैन ऑफ S की डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट थ्योरम है दो, हम उनकी स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट वन है थ्योरम 4.5.5, लेट कैपिटल S be a finite set of vectors in a finite dimensional vector space capital V if capital S spans V but is not a basis for capital V, then S can be reduced to a basis for capital V by removing appropriate vectors from capital S। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर V हमारे पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो और S उसका एक फाइनाइट सबसेट हो और S ऐसा सबसेट हो जो कि सारी वेक्टर स्पेस V को स्पैन करता हो लेकिन उसकी बेसिस ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम S को बेसिस बना सकते हैं वेक्टर स्पेस V की by removing some vectors from S। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अगर S स्पैन कर रहा हो सारी वेक्टर स्पेस V को लेकिन वो V की बेसिस ना हो, तो इसका मतलब ये है कि S के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो कि S को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं होने दे रहे। तो हम उन एलिमेंट्स को अगर बाहर निकाल दें तो फिर हमारे पास जो बाकी बचेगा सेट वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा और वो V की बेसिस भी होगा क्योंकि वो V को स्पैन भी कर रहा है। इसके बाद सेकंड रिजल्ट में कहा जा रहा है इफ़ कैपिटल S इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दैट इज़ नॉट ऑलरेडी अ बेसिस फॉर कैपिटल V, then S can be enlarged to a basis for capital V by inserting appropriate vectors into capital S। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर S हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स का की कलेक्शन हो और वो V की बेसिस ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम S में कुछ appropriate vectors डाल सकते हैं जिसके बाद S V की बेसिस बन जाएगा। ऐसा यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि अगर S के अंदर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं लेकिन वो V की बेसिस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मसला कहाँ पे है, मसला ये है कि ये जो S के एलिमेंट्स हैं ये सारी वेक्टर स्पेस V को स्पैन नहीं कर रहे। तो हम फिर कुछ अप्रोप्रिएट वेक्टर्स V में से यहाँ S के अंदर ऐड करेंगे
ताकि एस के अंदर सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हों और सारी वेक्टर स्पेस को वो स्पैन भी करें। तब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि एस जो है वो गिवन वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस बन जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। कहा जा रहा है कि इफ़ W इज़ अ सब स्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, then first one is W is finite dimensional, second dimension of W is less than or equal to dimension of V, and third is W is equal to V if and only if dimension of W is equal to dimension of V। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस हो जो कि फाइनाइट डायमेंशनल हो और उसकी सब स्पेस भी हमें पता हो, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमेशा सेटिस्फाई होंगे कि अगर वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तो सब स्पेस जो है वो भी फाइनाइट डायमेंशनल होगी। ये पहला रिज़ल्ट है। दूसरा रिज़ल्ट ये है कि जो सब स्पेस की डायमेंशन होगी वो हमेशा वेक्टर स्पेस से छोटी या उसके इक्वल हो सकती है, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से बड़ी नहीं हो सकती। और थर्ड रिज़ल्ट ये है कि अगर वेक्टर स्पेस और उसकी सब स्पेस आपस में इक्वल हों तो उस केस में दोनों की डायमेंशन भी आपस में इक्वल होगी। और इसी तरह अगर ऐसा हो कि एक सब स्पेस और वेक्टर स्पेस दोनों की डायमेंशंस आपस में इक्वल हों तो इसका मतलब ये होगा कि वो सेम वेक्टर स्पेसेस हैं। आई होप आपको इन रिजल्ट्स से आइडिया हो गया होगा कि किस तरह सब स्पेस और वेक्टर स्पेस की डायमेंशंस का आपस में रिलेशन है। आप इन थ्योरम्स को प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करें और देखें कि जो इससे पहले आपने वेक्टर स्पेस और सब स्पेस की एग्जांपल्स देखी या लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट्स की एग्जांपल देखी, उन पे इन्हें अप्लाई करें और देखें क्या ये रिज़ल्ट्स वहाँ पे आप ट्रू प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उससे कमेंट्स में शेयर करें ताकि हम उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें। आपकी कन्फ्यूजन्स भी इस तरह दूर होंगी और आपको ये टॉपिक्स अच्छी तरह क्लियर भी होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।